सभी विद्यार्थियों का उदय सिंह का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आवाज आ रही मेरी सभी को? चलेगा, डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास 10th का यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं चलिएगा। वॉइस आ रही है मेरी? एक बार सभी कमेंट में छाप देंगे, वॉइस आ रही है मेरी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी तरह की? क्लियर आ रही है एकदम? चलेगा, वॉइस आ रही है? चलिए, और रणविजय जी कह रहे हैं ठीक है, गुड इवनिंग। ओके, चलिएगा शुरुआत करते हैं रणविजय, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक है, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का ये क्लास 10th का पेपर, सेट नंबर 6 है, ये अग्रवाल का, अग्रवाल अंश वालों का सेट नंबर 6 है और इसका कोड है NA, है ना। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1, 2, 3, 4 और 5 सफलतापूर्वक कवर कर लिया है और आज से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग 6 की। ठीक है, चलिएगा शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की। ठीक है, सेट नंबर 6 है, कोड NA है, गणित केवल प्रश्न पत्र है, आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है, सबको पता है। पहले प्रश्न में 6 पार्ट होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि MCQ होते हैं, है ना, MCQ होते हैं। तो ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, चूंकि प्रायिकता आ नहीं रही तो छोड़ रहे हैं। ठीक है, पहले लग रहा था कि सभी करवाएंगे, लेकिन अब रहा कि छोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपका टाइम वेस्ट ना किया जाए। ओके भाई, चलेगा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सीधा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बहुपद का है और बहुपद भी नहीं आ रहा है ना, इस बार आपके एग्जाम में बहुपद भी नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन को भी हम ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग चांदनी देवी। चलेगा, हम चलते हैं गा पार्ट, पहले के गा पार्ट में। क्लियर हो रहा है ये? पहले के गा पार्ट में देखेंगे। ये समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समकोण त्रिभुज में हमें दिया क्या है कि tan A दिया है 4/3। ठीक है, tan A कितना दिया है इसमें? 4/3। tan A = 4/3। ठीक है, ओके भाई, 4/3 दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, A है, चूंकि एंगल में क्या है A, तो इसे A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए और इसे C मान लीजिए। ठीक है, ABC हमने इसको लेट कर लिया। ओके भाई, अब आगे देखो हमें पता है कि tan A है ना, ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, है ना। tan का क्या होता है? लंब बटे आधार। चलिएगा, अब देखो ये लंब बटे आधार हो गया, आवाज आ रही है एकदम क्लियर कट? तो यहाँ पे अगर ये एंगल लेंगे, A वाला एंगल ये लेंगे, तो सामने वाली भुजा लंब होगी, है ना। जो भी एंगल लेंगे जस्ट उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4। लंब कितना दिया गया है? 4, तो लंब हो गया 4। फिर क्या होगा? आधार। भाई इस 90 अंश के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती है, ये तो कर्ण हो जाएगी, तो आधार हो गया यहाँ पे 3 और ये कितना हो गया? 6। 4 और 3 दोनों हो गया। अब क्या करिए, पहले पाइथागोरस प्रमेय इसमें यूज करिए। पाइथागोरस की प्रमेय का यूज करके हमको कर्ण निकाल लेना है ना। तो लगा देंगे यहाँ पे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। बता दो यहाँ पे कौन सा कोण 90 अंश का है? कोण B = 90 अंश। अब आपको एक बात बता दें, यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए जो एंगल यहाँ पे दिया गया है, कभी उसे 90 अंश मत लीजिएगा, है ना, क्योंकि वो
एंगल या तो आप यहाँ पे एंगल मतलब कि यहाँ पे आप या तो बी ले लीजिए या तो सी ले लीजिए 90, लेकिन आप ए नहीं ले सकते जो वहाँ पे दिया गया है। उसे कभी भी हमको क्या करना है, 90 अंश मतलब कि 90 अंश वाले कोण पे उस बिंदु को नहीं रखना है, उसके अलावा कुछ भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिएगा। tan a बराबर 90 अंश हो गया। पाइथागोरस जी की प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है बेटा, कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है भुजा AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार कितना है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, है ना, BC का वर्ग हो गया। ठीक है, हाँ अब आवाज़ वगैरह आ रही ना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण कितना दिया गया नहीं पता हमें, AB कितनी दी गई, AB की लंबाई 3 दी गई है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC की लंबाई हमको दी गई कितनी 4, तो ये 4 का हो जाएगा, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 9 कितने हो जाएंगे 25, है ना, तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। दोनों पक्षों का आप ले लीजिए वर्गमूल, दोनों पक्षों का जब आप लेंगे वर्गमूल, ये अंडर रूट, इधर कितना आ जाएगा भैया AC आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 5, यानी जो कर्ण है AC कितना आ गया ये 5, ये कितना आ गया 5 यूनिट आ गया। हमें क्या चाहिए कॉस A, हमें क्या चाहिए यहाँ पे निकालनी है कॉस A का वैल्यू, तो कॉस A का वैल्यू कितना हो जाएगा साहब, हमको निकालना है कॉस A, और कॉस A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया गया है 3, है ना भैया, ये हमारी लंब है, ये कौन है आधार है, और ये कौन है कर्ण है ना, 90 अंश के सामने वाली भुजा तो कर्ण ही होती है, बिल्कुल आधार बटे कर्ण, और आधार की वैल्यू कितनी है 3, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, 3/5, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा AK47, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने कि सर 3/5 सही होगा, बिल्कुल सही होगा, यानी कि विकल्प कौन सा गा का कौन सा सही होगा, सेकंड वाला पार्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए इस प्रश्न को करिए, अटेम्प्ट करिए। कह रहा है चित्र में P के निर्देशांक होंगे, देखो बिंदु P है, निर्देशांक क्या होंगे ये बताना है हमें, और आपको देखिए सिंपल सी बात है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए इसे कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इस बिंदु P के निर्देशांक कितने होंगे, ये होता है निर्देशांक, है ना, ये हमें निर्देशाक्ष हैं, ये क्या है निर्देशाक्ष हैं, अच्छा, और ये होती है x, ये होता है हमारा मूल बिंदु, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं, ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु से इधर की सारी दूरियां कैसी होती हैं धनात्मक होती हैं, और इधर की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, है ना, इधर की सारी दूरियां कैसी होती हैं ये वाली ऋणात्मक होती हैं, और ऊपर की सारी दूरियां कैसी होती हैं, ऊपर की सारी दूरियां जो होती हैं वो भी पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं, और नीचे की सारी दूरियां कैसी होती हैं ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, ये एक्स अक्ष का धन दिशा है, और ये एक्स डैश अक्ष है यानी कि एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, और ये वाई अक्ष की धन दिशा है, और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा है ना, वाई डैश जिसे बोलते हैं वाई डैश। ठीक है, बहुत सही लिखा है। रणविजय सिंह कह रहे हैं कि सर 3 वाला ऑप्शन सही होगा, और AK47 कह रहे हैं कि -3, -2 बिल्कुल थर्ड है। चलिए समझते हैं पहले। देखिए किसी भी बिंदु का अगर हम कभी भी निर्देशांक लेते हैं तो पहले x वाला रखा जाता है, फिर y वाला रखा जाता है। x वाले को भुज बोलते हैं, y वाले को कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो भुज, अगर इस मतलब कि कोई ये इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे क्या बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे क्या बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसे क्या बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, है ना, चौथा चतुर्थांश है ये। चांदनी देवी बिल्कुल सही जवाब दिया है सभी ने। चलेगा, अब इनकी पहले चिन्ह परिपाटी देखो। किसी भी जो बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं भाई, पहले लिखा जाता है भुज, फिर लिखा जाता है कोटि, है ना, पहले लिखा जाता है भुज, फिर लिखा जाता है कोटि। भुज का मतलब होता है एक्स वाला, एक्स अक्ष में चली गई दूरी, और कोटि का मतलब होता है वाई अक्ष में चली गई दूरी। तो यहाँ पे बताइए इसके लिए पहले भुज देखो, यहाँ पे एक्स अक्ष में चली गई दूरी, ये हरी वाली जो है आपको कैसी है धनात्मक है। अब ऊपर देखो कि ऊपर अगर जा रहा है वाई अक्ष में कितनी दूरी चल रहा है, वो भी प्लस चल रहा है, यानी कि जो पहले क्वाड्रेंट के निर्देशांक होंगे वो क्या होते हैं प्लस कॉमा प्लस होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे साहब प्लस कॉमा प्लस होंगे। अब आ जाओ दूसरे क्वाड्रेंट में कि अगर कोई बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई भी अगर बिंदु है और वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तो पहले एक्स वाला रखोगे। देखो यहाँ पे एक्स अक्ष कैसा है निगेटिव, माइनस का हो गया। वाई देखो कैसा है पॉजिटिव,
तो माइनस का प्लस, माइनस का माइनस कॉमा प्लस, है ना, यानी कि इसमें कोई बिंदु होगा तो माइनस कॉमा प्लस होंगे। अच्छा थर्ड वाले पार्ट में आ जाओ साहब, थर्ड वाले पार्ट में आएंगे तो देखो यहाँ पे पहले x रखा जाता है, x देखो कैसा है ऋणात्मक, माइनस y कैसा है ऑलरेडी ऋणात्मक है, यानी कि दोनों बिंदु अगर यहाँ पे कोई बिंदु होगा तो दोनों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। फोर्थ में क्या होगा भैया, x होता है पॉजिटिव, y होता है नेगेटिव, तो प्लस प्लस कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और माइनस माइनस कहाँ होगा, देखो 1 3 याद है, फिर यहाँ माइनस प्लस होता है सेकेंड में, प्लस माइनस होता है फोर्थ में। तो अब हमारा जो बिंदु है वो P है, यहाँ पे है, तो भैया P बिंदु देखो यहाँ पे, चूंकि ये कहाँ पे है, देखो ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, वेरी गुड इवनिंग रितेश, चलिएगा, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, मतलब तृतीय चतुर्थांश, और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। अगर पॉइंट कहाँ पे स्थित है, तीसरे में, कहाँ स्थित है, तीसरे में, तो देखिए भाई ये तो निगेटिव होंगे, है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस का 3 होना चाहिए था, माइनस का 2, माइनस का 1 नहीं है, तो भी हम लगा लेंगे क्योंकि पॉइंट तीसरे में है, हमें लिखना है ना, तो ये हो गया माइनस का 3 कॉमा, अब देखो y में कितना है, ये 2, कितना है भाई, ये माइनस का 1 है, माइनस का 2, माइनस का 2 हो गया, है ना, लिखा नहीं है, लेकिन अगर पॉइंट तीसरे में तो हमें चिन्ह लगाना है, इट इज कंफर्म, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट सही होगा भैया, यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया। अगर हमसे ये पूछा जाए, अच्छा मान लो एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पहला पॉइंट है, पहला जो इसका ऑप्शन दिया गया है, बताओ किस चतुर्थांश में होगा, छाप दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। पहला जो इसका ऑप्शन दिया गया है 3,2, बताओ किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, या चतुर्थ चतुर्थांश में, कहां पे होगा ये, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम। एक शानदार क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एक समरूपता से आ जाता है। देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर PQ खींचा गया है, ठीक है, आधार ये कौन सा है, BC के समांतर, यानी कि यहाँ पे एक बात कंफर्म कर दें आपको, है ना, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कौन, BC समांतर है किसके, PQ के, है ना, BC और PQ क्या है, समांतर है। रणविजय कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित होगा, और सभी लोग जवाब दीजिए, है ना। देखिए BC और PQ दोनों क्या है, समांतर हैं। अब बताओ अगर हम दोनों त्रिभुज लेके चलें, है ना, अब देखो यहाँ पे है एक ही नंबर का, लेकिन कॉन्सेप्ट जान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कब 2 नंबर में आ जाए आप बता नहीं सकते, तो हमें त्रिभुज उठाना है, एक त्रिभुज उठाना, त्रिभुज APQ, तथा दूसरा त्रिभुज उठाना है त्रिभुज ABC में। अब देखिए वेरी गुड इवनिंग विमला देवी, चलिएगा अब समझिएगा, यहाँ पे हमने 2 त्रिभुज उठाए हैं, एक त्रिभुज आपके सामने छोटा सा दिख रहा है, छोटी छोटी आंखों वाला एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, और एक बड़ा त्रिभुज है पूरा, है ना, इसको मैं हरे कलर से दिखा रहा हूं, ABC। अब थोड़ा अगर आप इनमें नजर दौड़ाएं तो देखिएगा, गौर से समझिए, देखिए दोनों में भैया कोण A, देखो छोटे वाले में भी है, APQ में भी है कोण A, और कोण A इसमें भी है, यानी कि कोण A और कोण A दोनों में कैसा कोण है, कॉमन, हम इसे करेंगे कॉमन, का मतलब क्या होता है साहब, ये है उभयनिष्ठ, ये क्या है, उभयनिष्ठ। चलिएगा संजना वेरी गुड इवनिंग, आगे, हाँ बिल्कुल, प्रथम चतुर्थांश में बिल्कुल सही लिखा है चांदनी देवी। चलिए कोण A और A, अब देखिएगा, अब भाई ये बताओ, ये दोनों अगर समांतर रेखाएं हैं और इनको एक रेखा काट रही है, तो जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, नाम क्या होता है इनका, संगत कोण। जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर हो गए, यानी कि जितना कोण ये वाला होगा उतना कोण ये वाला होगा। तो यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, यानी कि कोण P बराबर हो जाएगा छोटे वाले ट्राइंगल का कोण P, अब बड़े वाले त्रिभुज का कोण B, दोनों बराबर होंगे। बेटा कैसे कोण है ये, इन्हें बोलते हैं हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स, है ना, संगत कोण। कैसे कोण है ये, संगत कोण। कैसे कोण है, संगत कोण। जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। और ऐसे ही सेम होगा बेटा ये और ये, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए पूरा बता रहा हूं क्योंकि जरूरी है समझना, कब ये 2 नंबर में आ जाए पता नहीं, है ना। तो 2 नंबर में आएगा तो फिर उसे उड़ाना नहीं है। अब देखिए भाई,
अच्छा सिंपल सी बात है, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, तीसरे को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, समरूप हो गए ए पी क्यू, समरूप हो गया किसके त्रिभुज ए बी सी। अगर ये समरूप हो गए हैं तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। समझ गए? अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए, समरूप का मतलब समझ रहे हो ना, ये है मान लीजिए कि चिंकी है ना, ये है चिंकी और ये है चिंकी की मम्मी है ना, चिंकी की मम्मी दोनों एक जैसी दिखती हैं, बस दोनों में साइज का अंतर है ना, दोनों में सिर्फ क्या है, साइज का अंतर है ना। शेप एक ही जैसी है, दोनों की बनावट एक ही जैसी है, लेकिन आकार छोटा बड़ा है। तो जब भी अगर सेम शेप और क्या हो, साइज डिफरेंट हो, साइज छोटा बड़ा हो, साइज में अंतर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समरूपता। उसे क्या बोलेंगे, समरूपता, है ना। तो ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो देख लेते हैं भैया संगत भुजाओं का अनुपात, इसकी एपी भुजा, इसकी एपी भुजा बटे बड़े वाले त्रिभुज की यही भुजा सेम, क्योंकि कोण सी बराबर है, कोण सी और कोण क्यू बराबर है, तो कोण क्यू के सामने की भुजा एपी और कोण क्यू किसके बराबर है, सी के सामने की भुजा एबी। यही मतलब होता है संगत भुजाओं का अनुपात। बराबर हो गया बेटा। अगली भुजा उठा लो, ए क्यू बटा ए सी, है ना, ए क्यू बटा ए सी बराबर कितना दिया गया है यहाँ पे, और दिया गया है उसने। अगले वाले में आ जाओ, पी क्यू, है ना, छोटे वाले ट्रायंगल की अगर ऊपर भुजाएं रखी गई तो छोटे वाले ट्रायंगल को ही रखना है, पी क्यू बटे में बी सी। अब देखो यहाँ पे पी क्यू बटा बी सी हमको 1/3 दिया गया है, हमसे पूछा है उसने कि ए पी और पी बी का अनुपात क्या होगा। चलो तो हम ये दोनों अनुपात ले लेते हैं, अनुपात फर्स्ट और अनुपात थर्ड से, ठीक है। सेकंड है, ये सेकंड है, तो हमें पहला अनुपात ले लेना है, दूसरा भाई ए क्यू और ए सी में संबंध तो पूछा नहीं, तो हमें ए पी और ए बी में चाहिए, देखेंगे उसका जुगाड़ करते हैं। उठा लो भाई, कौन सा अनुपात लेना है, दो अनुपात उठाने हैं। अनुपात कौन कौन सा अनुपात लेना है, अनुपात एक बार पहले मैं अपने को गायब करता हूं, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि दिखेगा नहीं फिर, ठीक है, वीडियो कैप्चर डिवाइस। चलिए ओके भाई, समझना अनुपात कौन सा उठा रहे हैं, अनुपात फर्स्ट तथा थर्ड में। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करना, आपको मजा मिलेगा एग्जाम में, है ना, सीख के जाओगे, कुछ ना कुछ बेहतरीन करोगे एग्जाम में। चलेगा, फर्स्ट और थर्ड अनुपात दोनों उठा लीजिए। उठा लिया हमने, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया ए पी बटा ए बी इज इक्वल टू कितना, पी क्यू बटा बी सी। अच्छा, ए पी के बारे में कुछ नहीं दिया है ना, तो ए बी के बारे में दिया है, लेकिन अगर हम ए बी को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी को हम लिख सकते हैं, देखो ये है ए बी टोटल, ये है ए बी, ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, है ना, ए पी प्लस पी बी बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे ए बी को क्या लिख सकते हो भाई, ए पी प्लस पी बी, दोनों जोड़ेंगे तो ये तो होगी, ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी लिख दिया हमने। अच्छा, पी क्यू बटा बी सी, देखो यहाँ पे पी क्यू अनुपात बी सी, मतलब क्या हुआ, अनुपात का मतलब यही होता है कि पी क्यू बटा बी सी बराबर कितना है, 1/3, है ना, कितना है, 1/3। चलिएगा, आपने अगर निकाल लिया है तो ए पी और पी बी का अनुपात बताइए क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है, क्लियर हो गया। अब त्रिया गुणा कर दो, इसका गुणा एक के साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू कितना, 3 AP, है ना, 3 AP हो जाएंगी, कितनी AP हो जाएंगी, 3 AP हो जाएंगे। अब ये वाली जो 1 AP है 3 AP की तरफ लाके घटा दो, तो PB बराबर कितना हो जाएगा, 3 AP माइनस का AP, है ना भैया, ये प्लस की AP है, इधर आएगी तो घट जाएगी, है ना, इधर आएगी तो घट जाएगी, तो बेटा PB बराबर कितना हो जाएगा, 3 AP में 1 AP घट जाएगी तो कितनी AP बचेंगी, 2 AP बचेंगी, है ना, कितनी AP बचेंगी, 2 AP। अच्छा, तो ये 2 AP तो बच गई हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, पहले AP चाहिए हमको, कौन चाहिए, AP। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2AP बराबर कितना हो जाएगा, PB, है ना, PB या PB पूछा, PB रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर बेटा AP बराबर कितना हो जाएगा, हम एक काम करें, अगर ये देखो 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा बट्टा में जाएगा, इधर कहाँ पे जाएगा, बट्टा में जाएगा, और ये BP को हमें यहाँ लाना है। देखो यहाँ पे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, AP बटा PB। अब देखो इधर 2 कहाँ पे है, ऊपर है, इधर कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा,
AP बटा PB इज इक्वल टू कितना 1/2। कितना आ जाएगा साहब दोनों में अनुपात 1:2। 1 के 47 कितना आएगा बेटा 1:2 का अनुपात होगा। AP बटा PB में कितना अनुपात होगा 1/2। ये क्लियर हो रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें ना। ठीक है, देखो इधर, अरे 2AP करोगे, अगर हमें करना है हम PB को नीचे लाएंगे ना भाई। अब देखो गुणा करेंगे तब तो वहीं जाएगा ना, अगर हम तेरा गुणा करें तो PB वहीं जाएगा, तो वहां से कोई चीज यहां आ सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लाई जा सकती है। ठीक है, तो AP और PB का जो अनुपात है, AP और जो PB का अनुपात है वो कितना आ गया है 1:2। कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, थर्ड वाला ऑप्शन साहब यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1:2 का अनुपात होगा। किसका अनुपात होगा 1:2 का अनुपात होगा। चलिएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, प्रश्न कर रहे हैं हम अंगा पार्ट, है ना, 1 का अंगा पार्ट। तो 1 के अंगा पार्ट में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 1:2। क्लियर हुआ सभी को, सभी को क्लियर हो गया। आगे बढ़े साहब, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। चलिए आगे चलते हैं, आगे कूदते हैं, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ये ना, कोई डाउट तो नहीं है अभी। चलिए, ये बहुपद का क्वेश्चन है, हम इसे छोड़ रहे हैं क्योंकि बहुपद आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है ना। चलिएगा, इसे छोड़ रहे हैं। कह रहा 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। ये प्रश्न भी प्रायिकता का है, प्रायिकता का चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है ना, तो इसे भी हटा दिया हमने। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां इतनी और इतनी हैं, तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करो। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो, चलो जिन्हें पता है वो आंसर छाप दो कि इनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, दोनों समरूप हैं, है ना, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूपता का मतलब क्या होता है, वही चिंकी और चिंकी की मम्मी, चिंकी और चिंकी की मम्मी वाली कंडीशन है ना। यानी कि साइज क्या है, छोटा बड़ा है, लेकिन दिखती दोनों एक ही जैसे हैं, है ना। उनकी जो बनावट है, जो शेप है वो एक जैसी है, लेकिन आकार छोटा बड़ा है। ठीक है, चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिए, है ना, जिन्होंने नहीं किया लाइक कर दीजिए। चलिए भाई, ये है A और ये है B और ये है C बिंदु, ये है P बिंदु, ये है Q बिंदु और ये है R बिंदु। ठीक है, हाँ, चांदनी देवी 1:3 कह रही 1:3 नहीं। देखो अब समझो, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, उसने बता दिया है कि त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप हैं। कैसे त्रिभुज हैं ये, समरूप हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। हाँ विमला देवी बिल्कुल सही है। अच्छा, दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो जो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, किसका, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बटे कौन सा त्रिभुज है हमारे साथ, और है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, इनके जो क्षेत्रफलों में अनुपात होगा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं लो, तो भाई इस त्रिभुज की ये भुजा और इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, PQ। तो ये हो जाएगा AB² बटे PQ²। मैंने क्या बताया, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं इसकी AB है और इसकी PQ है ना। तो AB का स्क्वायर वर्गों का अनुपात, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, तो AB² और PQ² इनका अनुपात क्या रहा, बटा कर दिया, बराबर होगा किसके भाई, BC² बटे BC के सामने संगत भुजा कौन सी होगी, QR², और बराबर होगा ये CA का स्क्वायर बटे CA की संगत भुजा कौन सी होगी, PR का स्क्वायर। और एक बात याद रखना, है ना, अब यहाँ पे भुजाओं में संबंध नहीं दिया गया, यहाँ पे ऊंचाइयों में संबंध दे दिया गया है ना। तो ये होती है इसकी ऊंचाई, ये होती है इसकी ऊंचाई। मान लो कि ये ऊंचाई H1 है और ये ऊंचाई साहब H2 है। ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट इनके साथ भी लागू होता है, संगत ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ठीक है, भुजाएं नहीं दी गई, हमें संगत ऊंचाई दी गई है दोनों की,
है ना। H1 का मान कितना दिया है 3, H2 का मान कितना दिया है 4, ठीक है। H1 का मान 3, H2 का मान कितना दिया है 4। क्लियर हुआ ये। अब देखो तो मतलब हम ये पहला अनुपात छोड़ते हैं, ये भी अनुपात छोड़ते हैं, ये दोनों, ये वाला ले लो, ये है अनुपात पहला और ये है अनुपात दूसरा और ये है अनुपात तीसरा, ये है अनुपात चौथा और ये है अनुपात चौथा और ये है अनुपात पांचवा। तो हमें पहला और पांचवा अनुपात ले लेना है, ठीक है। कौन सा अनुपात लिखेंगे यहाँ पे, अनुपात फर्स्ट तथा फिफ्थ से, है ना, पांचवें और पहले और पांचवें से, पहला और पांचवा अनुपात उठा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हिंदी में भी लिख सकते हो आप, मैंने एरिया लिखा स्टार्टिंग में, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो आप लिख सकते हो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट अगर आपको पता रहेगा कि संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है तो आप दोनों की संगत ऊंचाइयां रखेंगे, H1 स्क्वायर वहां पे लिखना नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए बस। तो H1 कितनी दी गई है 3, तो 3 का स्क्वायर, H2 कितनी दी गई है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो कितना आ गया 9:16, है ना। तो इनके क्षेत्रफलों में अनुपात कितना होगा 9:16, है ना, 9:16 का अनुपात होगा। क्लियर कट। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ें, चलिए छापते रहिए आप अपना आंसर। एक ये क्वेश्चन भी बताइए, है तो 1 नंबर का और है भी कुछ नहीं, इसमें डिजर्व करता है 1 नंबर लायक, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। कह रहा है कि 3A एक न्यून कोण है, एक एक्यूट एंगल है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा sin 3A सभी लोग लगाया करिए। sin 3A इक्वल टू कितना दिया है A-26 अंश, है ना, cos A-26 अंश। अब हमें एक काम करना होता है इस तरह के प्रश्नों में। देखिए हमें पता है कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस थीटा। साइन थीटा को क्या लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, और अगर cos थीटा आएगा किसी एक को बदल दिया करो बस, cos थीटा आएगा तो उसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, है ना। अगर tan थीटा वाला आएगा, देखो जब भी साइन आएगा तो साइन के साथ cos आएगा, यहाँ tan होगा तो यहाँ cot आएगा, यहाँ sec होगा तो यहाँ cos sec होगा, ये बात याद रखिएगा, है ना। तो हमें क्या करना, बस बदल देना है। अगर कुछ भी ना याद रहे तो तब भी क्या करना भाई, इसे ऐसे करना 90 माइनस थीटा, ठीक है। जो अब देखो एक को हम बदलेंगे, अगर cot आएगा तो cot थीटा को क्या लिखोगे, cot थीटा को क्या लिखोगे tan 90 माइनस थीटा। सेक थीटा को क्या लिखोगे, सेक थीटा को लिखेंगे हम कॉसेक के दोस्त हैं यहाँ पे, है ना, 90 माइनस थीटा। और अगर कॉसेक थीटा होगा तो उसे क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस का थीटा, है ना। यहाँ पे अंशुल यादव जी ने जवाब दिया कि सर 29 डिग्री आएगा। चलिएगा चेक करते हैं आंसर आपका अभी हम, है ना। अब देखिए मैंने क्या बताया है आपको कि अगर यहाँ साइन कास है तो सीधा एक को बदल दिया करो, इसको बदल दो, इसको बदल दो, 90 लिखो, जहाँ जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है कॉस, तो कॉस से इधर भी बना दो, ये हो गया कॉस 90 माइनस जो एंगल दिया गया है 3A लिख दिया, इज इक्वल टू कॉस A माइनस 26 डिग्री। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये है गया, हमने इसे लिख दिया हमने। देखिए हम क्या कर रहे थे, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह कितना है 3A, तो 90 माइनस 3A हो गया। अच्छा अब दोनों तरफ से कास कास चाहे हटा दो, कैंसिल नहीं होता, गलत तरीका होता है, गुणा वाली चीज़ें कटती हैं इस तरह, है ना। बस वो क्या होता है, हम लोग एंगल कंपेयर कर लेते हैं, करना नहीं चाहिए लेकिन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कर भी लो, ठीक है। तो भाई हट गया, दोनों तरफ से हम कोड देखो, ये कॉस यहाँ भी कॉस यहाँ भी, मतलब कि ये तभी होगा, ये दोनों बराबर तभी आएंगे जब ये कोड और ये कोड बराबर हो, है ना। और अपने वाले कैलकुलेशन में आप क्या करते हैं कि सर कास से कास काट दिए, बचा कौन, यहाँ बचा 90 और माइनस का 3A बराबर में यहाँ बचा A माइनस का 26 डिग्री, ठीक है, ये करते हैं। अच्छा अब क्या करो, ए वाले एक तरफ रख लो, ए वाले एक तरफ रख लो और अंक एक तरफ रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 90 अंश, इन माइनस का 26 है ना, बॉर्डर क्रॉस करवा के इधर ले जाओ भाई, तो ये हो जाएगा प्लस का 26 अंश बराबर
देखो ये अपनी जगह पे है ए, और इस वाले -3 को बाउंड्री क्रॉस करवा के, बॉर्डर क्रॉस करवा के इधर ले आओ, पाकिस्तान से हिंदुस्तान ले आओ, तो वो उधर माइनस का था, इधर प्लस का हो जाएगा, है ना। वो चिन्ह बदल जाएगा, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होगा तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं। अच्छा 90 और 26 जोड़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि सर आप कहोगे कि सर 116 आएगा, है ना। कितना आएगा? 116, ठीक है, जोड़ लेना। और ए और 3a मिला के कितने हो जाएंगे? 4a, यानी कि ये कह सकते हैं कि 4a बराबर कितना हो जाएगा साहब? ये 116 अंश, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a बराबर कितना आ जाएगा? 116 अंश बटे 4, 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 3 बचे 36, 4 नैया 36। बिल्कुल सही जवाब दिया था अंशुल कुमार जी ने, है ना। यानी कि कोड ए का मान कितना आ गया? 90 अंश, 29 अंश, कितना आ गया? 29 डिग्री। बहुत सही, चलिएगा आगे बढ़े। ये क्लियर हुआ ना? अच्छा एक क्वेश्चन मैं अगर आपको इस टाइप का दे दूं तो आप करोगे, करके बताओगे? चलेगा, इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं आपको दे रहा हूं एक क्वेश्चन कि मान लीजिए हमको दे देगा कि sec 2a इज इक्वल टू, sec 2a इज इक्वल टू cosec a माइनस 30, ठीक है। चलिएगा sec 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a माइनस 30। ये करके बताना है कि कितना डिग्री आएगा। तो हमें बताना है यहाँ पे कि सर a का मान क्या होगा, है ना। जो कोड a है उसका मान क्या होगा। इसे करिएगा या अभी कर सकते हैं तो अभी करके दिखाइए, हम तब तक आगे बढ़ते हैं। इसका घा पाठ देखते हैं, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आप इधर अभी देखिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा उसे, ठीक है। चलिए कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि इस्तेमाल करनी है और बताना है कि 96 और 404 का मासा ज्ञात कीजिए और इनका लासा। मतलब कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, इसका मासा भी निकालना है और इसका लासा भी निकालना है। चलिएगा करते हैं। तो पहले है हमारे पास 96, तो पहले 96 के करते हैं गुणनखंड, है ना। ये है 96, 96 के करो प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहाँ शुरू करते हैं? 2 से काटते हैं, काट दो, 2 दूनी 4 है, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, अभी कटेगा। छोटी संख्या से शुरू करते हैं, है ना, सम संख्या लास्ट में, इसलिए 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 चौको 8। उस क्वेश्चन में मत लगे रहना, समझिए अभी। 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 6 का 12, फिर 2 से काट दो, 3 बचेगा, फिर 3 से काट दो, खत्म, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमें और एक और दिया गया है 404, उसके भी गुणनखंड करो। 404 बहुत आसान सा मेथड आपको बताने जा रहे हैं, एकदम आसान सा मेथड। चलिएगा 404 को इसको 2 से काटिए, तो ये कितना आ जाएगा साहब? 202, है ना। कितना आ जाएगा? 202। फिर से 2 से काट दीजिए, 201, और अब इसे 101 कैसे कटेगा? 101 क्या है? अभाज्य संख्या है, कटेगी नहीं किसी से, है ना। तो 101 किससे कटेगा? 101 से ही कटेगा। चलिए अब हमें क्या कहिए, पहले हमें लिखना है 96 को, ठीक है। 96 को लिखो। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है? 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, तो इससे लिख दीजिए आप 2 की घात 5 गुणे 3, 3 की एक ही बची है, एक एक घात है 3 की, कोई बात नहीं, 96 हो गए। इसके बाद 404, 404 के आप करिए गुणनखंड, तो 404 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? ये हमने किया है इधर। तो 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 की घात 2 और गुणे कितना है? 101, 101। अब हमें चाहिए, पहले निकाल लो इसका मासा, है ना। पहले क्या निकालो? मासा। मासा को एचसीएफ बोलते हैं, है ना, मासा। तो मासा में क्या करते हैं? देखिए जो दोनों में होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो भाई 3 तो है नहीं, मासा तो 3 और 101 तो आ ही नहीं सकता है, दोनों में कॉमन नहीं है चूंकि। तब देखो यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो जो दोनों में कॉमन होगी और उनमें से छोटी वाली घात को उठा लीजिए मासा के लिए, तो कितना आ गया है भाई? ये 2 की घात 2। देखो इसमें 2 की पावर 5 यहाँ भी है, 2 की पावर 2 यहाँ पे, मतलब कि 2 वाला जो गुणनखंड है वो दोनों में कॉमन है, दोनों में है। तो मासा क्या हो जाएगा? उनमें से जो छोटा होगा, उनमें से देखो छोटा कौन है? 2 की घात 2, दोनों में होना चाहिए वो फैक्टर, वही लेंगे, है ना।
जितने भी दोनों फैक्टर कॉमन होंगे वो सब ले लेंगे। दो, इसमें सिर्फ 2 की घात 2 है तो हमने लिख दिया। 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है 4, तो मासा कितना आ गया 4। अच्छा अब लासा निकाल दो। लासा में क्या करना है, पहले वाले के सारे गुणनखंड लिख लीजिए। 2 की पावर 5 लिखा हमने, 3 लिखा, पहला वाला हमने पूरा लिख दिया। फिर इसके बाद अगले वाले में देखो कि जो ना लिखा गया हो, अब देखो यहाँ पे 2 की घात 5 हमने 2 की घात 5 लिख दिए, तो 2 की घात 2 लिखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ बचा हुआ 101, तो 101 को भी इसी के साथ लिख दीजिए। समझ आया ये, यहाँ तक क्लियर कट हो रहा है ना? ठीक है, ये हो गया 2। अब इनका कर दो मल्टीप्लाई, है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही आ जाएगा हमारा कितना, 2 की पावर 25, 5 है 32, 32 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा। और 96 में 101 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 101 में 96 से करना है गुणा, 96 गुणे 101, है ना, कितना आ जाएगा भाई, ये 96 आ जाएगा और ये 0 0 आ जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 9, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, है ना। तो कितना आएगा इसको गुणा करने पे, अरे यार सीधा गुणा हो जाता, 96, है ना, कितना आ जाएगा, लासा कितना आ जाएगा इसका 96, है ना। मासा कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा हो तो एक मेथड अपने पास और है जिससे आप हमेशा लसा मासा निकालते हैं, है ना, जिससे आप हमेशा लसा मासा निकालते हैं। तो मासा तो निकालने का अपना यही तरीका है ना। मासा हमको भाग विधि से नहीं निकालना है, कौन सी विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से तो आप वो वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों एक साथ, है ना। 96 रखो और कौन रखना है 404, फिर 2 से काटो, काटते जाओ, सबको काटते जाओ जब तक 1 1 ना मिल जाए, है ना। तो ये तरीका पकड़ना है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए बताइए कि ये तरीका ज़्यादा अच्छा है या पहले ये वाला ज़्यादा तरीका अच्छा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? ये तरीका अच्छा है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबको गुणनखंड कर लो जो सब में छोटी घात हो, सब में छोटी घात हो, और उसमें क्या करते हैं भाई, उसमें अगर दोनों में कॉमन है तो सबसे बड़ी घात लो। तो देखो दोनों में 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, तो लासा का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ी वाली घात ले लिया हमने 2 की पावर 5। और छोड़ना किसी गुणनखंड को नहीं, सब लिखे जाने चाहिए। तो ये 3 भी ले लिया हमने और 101 भी ले लिया, सब ले लिया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया तो 96 आ गया। ठीक है, अच्छा अगर बाई चांस आपको ना याद रहे कि सर क्या करना चाहिए, तो फिर आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर लीजिएगा, है ना। ये भी अभाज्य गुणनखंड से ही भाग लसा निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले 2 से काटो, फिर काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, ये लगातार चलता जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अच्छा कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। अब हमें यह बताना है यहाँ पे कि 2 अंकों वाली, अच्छा ये बताइएगा, ये चैप्टर आ रहा है कि नहीं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, है ना। ये हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, ये समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी एपी का क्वेश्चन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, एपी तो आ रही है शायद। ठीक है, चलेगा, तब भी इसे समझ ही लीजिए। कह रहा 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाज्य होंगी। तो पहले देखो भैया 10 तक तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 3 से विभाज्य संख्याएं पहले लिख लो। 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्याएं, है ना, 3 से विभाज्य का मतलब जो संख्याएं 3 से कट जाएं, है ना, और कितने अंकों की हों, 2 अंकों की हों। 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं लिखा जाए साहब। देखते हैं कौन कौन सी हैं, है ना। 3 से कटना भी चाहिए और 2 अंकों की होना चाहिए। अब देखिए बताओ, पहले तो भाई 9 तक तो क्या होता है, 9 तक तो क्या होते हैं, सभी सिंगल डिजिट के होते हैं। हमें कहाँ चाहिए, 9 के बाद 10, कोई बात नहीं, 11, 11 के बाद पहली संख्या ऐसी 12 मिलेगी जो 3 से कटेगी और 2 अंकों की होगी, है ना। 3 से कटेगी भी और 2 अंकों की भी होगी। 12 के बाद 15 आ जाएगा, 15 के बाद क्या आएगा साहब, 18 आएगा, डॉट 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 डॉट, लास्ट में जाइए। अब लास्ट में क्या है, 100 3 अंकों को जाता, 100 से पहले आओ 99, क्या 99 3 से कट रहा है, यस सर बिल्कुल कट रहा है ना। 99 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9,
तो ये इतनी संख्याएं हैं, क्रम से 12 से शुरू होंगी और 99 तक जाएंगी। अब ये कितनी है इनको गिनना है ना, ये कितनी है इनको गिनना है। चलिएगा, तो यहाँ पे प्रथम पद है ना, प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा 12। प्रथम पद कितना हो गया, a बराबर हो गया 12। अच्छा कॉमन डिफरेंस निकाल दो, शार्वंतर d बराबर निकाल दो, शार्वंतर d है ना, कॉमन डिफरेंस। तो शार्वंतर d कितना हो जाएगा, किसी में ये मान लीजिए t1 है और ये t2 है, ये t3 है, किसी को हटा दीजिए तो t2 माइनस t1 कर दीजिए। अरे सर्वंतर तो 3 ही आएगा है ना, वैसे भी पता चल रहा है कि 3 ही 3 का गैप है। 15 माइनस 12, भाई 3 ही का, जब 3 का गुणज है तो 3 का तो गैप होगा। 3 से विभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, d कितना आ गया 3 आ गया। अच्छा, उसके बाद अंतिम पद बताओ इस श्रेणी का कौन सा है। अंतिम पद जो l बराबर आया है ना, वो आया है 99। कितना आया है 99। अंतिम पद l बराबर कितना आ गया है 99। और फॉर्मूला क्या होता है अंतिम पद का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 99। अच्छा, a का वैल्यू पता है हमें कितना है 12, a का वैल्यू कितना है 12, तो a की जगह पे साहब रख दीजिए 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। चलिएगा, अब देखिए गलती से पहले 3 को मत काट दीजिएगा, क्योंकि पहले क्या करेंगे 12 को इधर आके घटाएंगे, इसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। तो देखिए n माइनस 1 गुणे कौन है 3 बराबर 99, और इस प्लस के 12 को हम बाउंड्री क्रॉस करवा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करवा के इधर ला रहे हैं, तो माइनस का 12 हो जाएगा। n माइनस 1 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 7, और ये एक इधर घटेगा तो 8, 87 हो जाएगा। 87 हो गए। अच्छा, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 87/3 है ना, 87/3 काट दीजिए, 3 एक अन्नम 3, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 3 27। n माइनस 1 बराबर कितना 29 है ना, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 29। अब माइनस 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 30 है ना, कितना आ जाएगा 30। तो कितनी ऐसी संख्याएं हैं 30 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी है ना। अंशुल यादव कह रहे हैं कि 28 नहीं, 28 नहीं, कितनी 30 संख्याएं हो जाएंगी ऐसी। n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो ऐसी 30 संख्याएं होंगी जो 2 अंकों की हैं और 3 से विभाज्य हैं। आगे चलेंगे, कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 637 का दशमलव प्रसार 637/7280 का 7280 का दशमलव प्रसार शांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए है ना, अपने उत्तर के लिए आपको रीज़न भी देना है। तो चलिए सिंपल सी बात है, हम पहले 7280 के करेंगे गुणनखंड। ठीक है भैया, हर के गुणनखंड करना ज़रूरी है कि अगर हमको वो बात आपने पढ़ी होगी कि अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा यहाँ पे कोई भी फैक्टर नहीं बचेगा, तो हम ये कहेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत होगा, लेकिन आवर्ती होगा। लेकिन अगर ये क्या होगा, अगर 2 और 5 यानी कि शांत होगा, और अगर इसके अलावा कोई बच जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। देखेंगे, करके देखते हैं। तो पहले 7280 के गुणनखंड करो, तभी क्लियर हो पाएगा। चूँकि ये बड़ी संख्या है, ऊपर वाली किससे कटेगी ये भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम है। तो पहले आप इसके करिए गुणनखंड। 2 से काट दीजिए इसको, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, कितना 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 0 हो जाएगा ना, 36 40। 2 से काट दीजिए 18, और ये कितना हो जाएगा 20। फिर से 2 से काट दीजिए, 2 नैया 18, और 2 एक अन्नम 2 0। फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8, 1 11 हो गए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब कटना हुआ ख़त्म है ना। अब 5 से काट दीजिए, 5 से काटोगे 5 नैया 45, और 5 एक अन्नम 5। अब नहीं कटेगा, आप 7 से काट दीजिए इसको, 7 से काटोगे 7 एक अन्नम 7, 7 त्रिक 21 13, ये कट गया 13, 13 एक अन्नम 13, अब 13 से कटेगा है ना। अब देखिए इस संख्या को पहले लिखा जाए, क्या था 637 बटे में था 72,
80। अच्छा 637 बटे, देखो 72 में सॉरी 5 कितनी बार आया है, 1 2 काटने में गुणनखंड में 2 4 बार है ना, यानी कि 2 की घात कितने हो गए 4, गुणे कितना है 5, गुणे कितना है 7, गुणे कितना है 13। अब ऊपर और नीचे की संख्याएं कटेंगी, देखो 2 और 5 से तो कटने का सवाल ही नहीं उठता, या तो ये संख्या ऊपर वाली 7 से कट सकती है या तो 13 से कट सकती है। एक बार ट्राई करना बहुत जरूरी है, वरना निर्णय गलत हो जाएगा हमारा, है ना। करते हैं इसे, भाग दे के देखते हैं, ठीक है। एक बार मैं दिख नहीं रहा होगा ना गुणनखंड, वीडियो कैप्चर डिवाइस, ठीक है। अब समझो भाई, 7 से काटें, पहले 7 से काट दें तो 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, 7 एकन्नम 7, और देखो 7 नैया 63, 7 एकन्नम 7 कट गया। अच्छा 13 एकन्नम 13, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 7 और नीचे कितना बचा 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 1। अब आप बताओ इसके हर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं बच रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। बताइए किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा, बताइए इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, है ना। कट गया, पूरा कट गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 5 से काटा, 5 नहीं 45, 5 एकन्नम 5, 7 से काटा और 7 एकन्नम 7, 21, 13 से काट दिया, खत्म, है ना। फिर हमने इसको 7 से काट दिया तो 7 नहीं 63, 7 एकन्नम 1, 7 9 91 आया, 13 एकन्नम 13, 13 सत्ते 91, 7 बटे इतना आ चुका है। अब बताइए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत आवर्ती होगा, किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा। तो बताइए जब कभी भी, है ना, 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं बचते हैं, है ना, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, है ना। तो आप बताओगे चूंकि हर किस रूप का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है ना, रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, है ना, इसलिए दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। अगर गलती से भी अगर एक गुणनखंड नीचे रह जाता, है ना, जहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई भी एक गुणनखंड रह जाता, इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी एक गुणनखंड रह जाता तो ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाता, है ना। कैसा होता है ये, अशांत आवर्ती। तो अपने उत्तर के लिए हमने कारण भी दे दिया, चूंकि इसका जो हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए जो यह दशमलव प्रसार होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है साहब, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, गा पार्ट। अब देखिए इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा गया है, पूछा जा भी सकता है, तो इस प्रश्न को भी समझना है, उसके बाद करना है। थोड़ा सा टाइम दिया करिए, है ना, बीच में क्लास बंक कर देना, निकल पड़ना, मस्त हो जाना, है ना, ये ना हो। सीखो, पढ़ने का टाइम है इस समय, चलेगा, सोना खाना तो लगा ही रहेगा पूरे टाइम। अब देखिए यहाँ पे उसने कहा है कि समांतर माध्य में इसका दिया गया है कि 21.5 है ना। समांतर माध्य कितना है इसका, 21.5। तो पहले आप इसका x लिख लीजिए, x का सारा, जब भी कभी दिया जाएगा ऐसी टेबल को आप सीधी टेबल बना लेंगे, है ना, कैलकुलेशन आसान रहता है। और ये f हो जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए भाई, सभी को लिख लीजिए। यहाँ पे x का मान पहले 5 है, फिर है 15, और फिर है साहब 25, फिर है 35, और फिर है 45। f दिया गया है इसके लिए 6, इसके लिए 4, और इसके लिए 3, और इसके लिए k, और इसके लिए 2। अच्छा, अब हमें क्या करना है, fx निकालना है ना। जब भी ऐसी क्वेश्चन आएगा तो क्या निकालेंगे, f इंटू एक्स निकालेंगे। तो f इंटू एक्स निकाल दो, 6 पंचे 30, 15 चौक 60, इन दोनों गुणा करो, 5 और 6 का गुणा 30, 15 चौक 60, 25 तियाँ कितना हो जाएगा साहब 75, और 35 के और 45 दूनी 90,
ठीक है, इन सभी को जोड़ भी लीजिए, सिग्मा एफ भी निकाल दीजिए। अच्छा, सिग्मा एफ निकालो, सिग्मा एफ क्या होता है, सभी बारंबारताओं को जोड़ लिया जाता है। तो 6 4 10, 3 13, 2 15, तो ये तो 15 हो गई, और एक साथ में के भी है, तो कभी भी 15 के मत कर देना, जोड़ रहे हैं तो 15 प्लस के आएगा, यहाँ जोड़ रहे हो ना, 6 4 10, भाई वो जुड़ेगा नहीं, वो चुपचाप रख जाएगा प्लस का के, उसे जोड़ा नहीं जा सकता। 6 4 10, 3 13, 2 15, यानी कि 15 प्लस के। अब हमें निकालना है यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, आप निकालो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकालो भाई। 30 और 60 हो जाएंगे 90, और 90 नीचे वाला 90 जोड़ दो, 180 और 75 है ना, 180। देखो ये वाला 60 और 30 मिला के 90 हुआ, और ये 90 90 180 हो गए, 180 में 75 और जोड़ दो, 5 8 7 15 की 5, हासिल लाए 255 हो गया। और 255 में अब देखो इसके साथ भी 35 के एक अलग बात है ना, ये क्या है अचर, ये क्या इसके साथ चर लगा हुआ है, तो ये जुड़ेगा नहीं, लेकिन इसके साथ प्लस हो जाएगा, 255 प्लस 35 के। अच्छा, अब हमें इसका समांतर माध्य भी उसने दिया है, देखो कितना इसका समांतर माध्य 21.5, कितना समांतर माध्य दिया है 21.5, ठीक है, समांतर माध्य 21.5 दिया है। समझना, हमें सब कुछ मिल चुका है, बस एकदम कगार पे हैं हम आंसर निकालने की। अब हमें निकालना क्या है, समांतर माध्य। अच्छा, समांतर माध्य का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य कितना दिया गया है 21.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है 255 प्लस 35 के बटे सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 15 प्लस के। अच्छा, अब देखो इस प्रश्न में अगर थोड़ा सा हम देखें तो हमें ना, अगर हम चाहते तो गुणा भी यहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी हम गुणा करेंगे नहीं, इस प्रश्न को थोड़ा सा और आसान बनाएंगे, है ना, कैलकुलेशन को इसके और आसान बनाएंगे। ये हो गया 21.5। अच्छा, इक्वल टू, देखिए यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है ना, 5 कॉमन ले लें, निकल जाएगा आराम से, 5 निकाल लो, तो देखो यहाँ पे 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 पचे 25 प्लस 7 के हो जाएगा ये, है ना, 5 सते 35 होता है, 7 के और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 15 प्लस के। काट दो इसको, 5 एक 5, 5 चौक 20 दशमलव 5 तियाँ 15, है ना, कितना आ गया ये आ गया। अब हमारे सामने कितना आ गया, ये 4.3 बराबर 45 प्लस 7 के बटे 15 प्लस के। अब करो गुणा, है ना, अब कर दो गुणा करो, हमें के का मान निकालना है यहाँ पे, है ना, हमें क्या निकालना है, के का मान निकालना है, तो करो गुणा, तो कितना आ जाएगा ये 4.3 गुणे 15 ये हो गए, प्लस 4.3 के। भैया 4.3 का गुणा होगा 15 के साथ और के साथ कर दिया हमने, और इधर कितना हो जाएगा ये 45 प्लस 7 के, है ना, 45 प्लस 7 के कर दिया दोनों। हाँ, अब करो कैलकुलेशन, 15 × 45 की 5 आए 4, है ना, हासिल कितने आए 4। अब 15 चौक 60 4 64 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव, तो 64.5 ये हो गया, प्लस 4.3 के बराबर 45 प्लस 7 के। अब एक काम करना है, के वाले एक तरफ रख लो, है ना, के वाले एक तरफ रख लीजिए, घटा लेंगे, देखो इधर ये आ जाएगा 64.5 माइनस का आ जाएगा 45 बराबर में 7 के माइनस 4.3 के। अब आओ इधर घटाते हैं, मैं छिपा रखा हूँ, 1 मिनट समझिएगा भाई। 45 में अब देखो 64.5 में घटाना कितना है 45.0 है ना भैया, 45 का मतलब क्या हुआ 45.0, तो ये तो 5 ही रहेगा। 14 में 5 जाएंगे कितना बचेगा 9 बचेगा, 14 में 5 जाएंगे तो वो 9 बच जाएगा, और उसके बाद यहाँ कितना बचा 5 में 4 जाएंगे 1,
तो ये आ गया, इसको घटाया जब हमने तो ये आ गया 19.5। अच्छा, अब 7 में घटाना है, 7.0 में घटाना है 4.3, घटा दो 10, 10 में 3 गए 7, 10 में 3 गए 7, यहाँ 6 बचा, 6 में 4 गए 2, है ना, कितना आ गया 2.7। तो ये आ गया 2.7 के। अच्छा, तो कितना हो जाएगा भाई, अब के का मान निकालोगे तो ये आएगा 19.5 बटे 2.7 इज इक्वल टू के। काट दीजिए इसको, दशमलव दशमलव खत्म, 9 5 14 1 15, 3 से कटेगा, है ना, 3 से कटेगा, 3 9 हो जाएगा 27 और 3 5 15, तिछंग 18, 3 5 15, है ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा 65/9, है ना, के का मान कितना आया 65/9। कहीं पे त्रुटि की है क्या, हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या कैलकुलेशन में? हाँ, ये 21.5 दिया गया था, ठीक था, हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया वो भी ठीक था, 6 5 30, 15 चौक 60, 25 3 75, 35 के और 45 दूनी 90, है ना। कहाँ पे त्रुटि हुई है बताइएगा? fx फिर हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई भी ठीक आया, 45 दूनी 90, 35 के हो गया, इनको जोड़ा 6 4 10, 3 13, 2 15, 15 प्लस के हो गया, फिर सिग्मा fx निकाला, कितना हो जाएगा 37 90, 90 90 हो गया 180, 90 90 180, 180 और 75 हम लोगों ने जोड़े थे, है ना, 180 और 75 जोड़े थे, तो ये 5 आ जाएगा, 8 7 15 की 5, 255 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 255 प्लस 35 के, क्लियर हुआ, सिग्मा fx हो गया, ठीक है। हमने इसमें क्या लिया, 5 कॉमन लिया था, 5 चौका 20 और 5 5 25 प्लस 5 7 35, 5 से हमने काट दिया था, कितना आ गया था 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक 20, 4.3 आ गया ये, है ना, 5 चौक 20 और 5 3 15, 4.3 बराबर आ गया था, ये हमारा आ गया था, ठीक है। और यहाँ पे 45 प्लस 7 के था, फिर हमने 15 का गुणा किया, 15 थी 45 की 5 आए 4, 15 चौक 60, 4 64, एक अंक के बाद दशमलव, ये हो गया, ठीक है। फिर इसका गुणा हुआ इसके साथ, तो 4.3 के हो गया, बराबर में कितना आ गया था 45 प्लस 7 के, है ना, 45 प्लस 7 के, फिर हमने 45 इधर आके घटा दिया, तो 2.5 बचे, 14 में 5 गए 9, ठीक है, और 64 में, तो ठीक है। फिर यहाँ पे बचा कितना 5 5 में 4 गए 1, 19.5, और इधर कितना आ गया घटाया हमने 2.7 ही तो आएगा, ठीक है। इधर इसको देंगे तो ये 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएंगे, ठीक है, करेक्ट है। तो फिर ये 195 बटे में आ रहा है कितना 27, है ना, तो बराबर में के, 3 से काट रहे हैं, 3 और 27, तिछंग 18, कितना बचा 1, 3 5 15, 65/9 और 13 5 65, 65/9 ही आएगा के का मान, है ना, ठीक है। कितना आया है आपका, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, है ना, आपका मान कितना आ रहा है, के का मान यहाँ पे कितना आ रहा है? इन्होंने तो 5 निकाला है ना, आंसर ने तो 5 निकाला है, समांतर माध्य की ही तो बात कर रहा है ना, फ्राइडे में समांतर माध्य 21.5 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। के का मान तो अपना बड़ा खतरनाक आ रहा है 65/9, 65/9। चलो एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, वेरीफाई कर लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। और कहीं पे त्रुटि अगर हुई होगी तो वेरीफाई कर लीजिएगा इसका आंसर। 5 हमने यहाँ पे कॉमन ही लिया और कुछ नहीं किया, है ना, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि आंसर यही आना चाहिए, है ना, जहाँ तक अगर हम लोग कोई त्रुटि नहीं कर रहे हैं तो 65/9 आ रहा है। हाँ, मेरा भी 65/9 ही आ रहा है, लेकिन आंसर में 5 दे रहा है, चलिएगा इसे वेरीफाई कर लेंगे, है ना, कल वाली क्लास में एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, बता देंगे कि क्या सही है क्या गलत है, हो सकता है कहीं हम लोग भी त्रुटि कर रहे हों, ठीक है। एक क्वेश्चन और, ये लास्ट क्वेश्चन, इसे देख के जाइए, फिर इसके बाद क्लास को हम एंड करते हैं। कह रहा है एक घड़ी की सुई, घड़ी है हमारे पास, देखो इस क्वेश्चन में लिखा है बेटा यहाँ पे, इसने थोड़ी सी त्रुटि की है, यहाँ पे छपाई मिस्टेक हो जो भी कहो आप, यहाँ पे इस मिनट लिखा है, तो इस मिनट की जगह पे होना चाहिए था, मुझे लग रहा है ये 10 मिनट था, है ना, कितना ये 10 मिनट लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो गलत लिख गया है, मुझे लग रहा है ये होना चाहिए था यहाँ पे 10 मिनट, ठीक है। चलो बना लेते हैं घड़ी, एकदम बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये देखो घड़ी है, घड़ी का डायल इसी टाइप का होता है ना,
ये घड़ी का डायल है। तो कह रहा है 1 मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। एक घड़ी में, जो घड़ी में मिनट की सुई है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर लंबी हो गई है। उसके बाद 10 मिनट में, अच्छा 10 मिनट में कुछ दूरी तय करेगी। अच्छा ये बताओ, मिनट वाली सुई जो होती है ना, 60 मिनट जब वो कवर करती है तो पूरा एक चक्कर लगा देती है कि नहीं? 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है भाई? 360 अंश घूम जाती है कि नहीं? जब 1 मिनट पूरा कंप्लीट करती है तो इस जगह पूरा 360 घूम जाती है कि नहीं? घूम जाती है। तो भाई हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि तब 1 मिनट में कितना करेगी। 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा भाई? 360/60। तो 1 मिनट में कम बनाएगी तो कम के लिए भाग करते हैं, तो कितना आ गया? 6 अंश। यानी कि 1 मिनट में 6 अंश का कोण बना रही है। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी? 1 मिनट में मिनट वाली सुई 10 मिनट में कितने का बनाएगी भाई? 60 अंश। कितना बनाएगी? 60 अंश। यानी कि मिनट वाली सुई के द्वारा 10 मिनट में यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाया गया। त्रिज्या कितनी है? 14। हमसे क्या पूछा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। त्रिज्यखंड का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो एरिया बराबर है ना त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड आपको दिख रहा है ना, ये त्रिज्यखंड आपको दिख रहा है ना, ये है त्रिज्यखंड, है ना। ये क्या होता है? त्रिज्यखंड क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछता है कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, तो आप बताओगे क्या? वृत्त की त्रिज्या, 2 त्रिज्याओं और चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं, है ना। वृत्त की 2 त्रिज्याओं और चाप के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। तो इसी त्रिज्यखंड का हमें निकालना है क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है? पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री, है ना। पाई का मान उसने कहा है कि 3.14 रखना, रख दिया साहब। पाई का मान 3.14, r², 14 का स्क्वायर यानी कि 14 × 14, है ना। थीटा कितना है? 60 अंश, और डिवाइडेड बाई कितना? 360। 0 से 0 काटो, 6 के नम 6, 6 चहाँ का 36, कितना आ गया? 3.14 × 14 डिवाइडेड बाई 6, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 7 14, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 × 14 7 कितने हो जाएंगे? 98 बटे कितना है? 3। अब हमें क्या करना है? पहले इनका मल्टीप्लाई करना है ना। मल्टीप्लाई कर लो भाई। 3.14 में किससे गुणा करना है? 98 से। पहले गुणा करो फिर 3 से भाग देंगे। करो गुणा भाई, कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, 32 की कितनी? 2 आए कितने? 3। 8 एक 8 3 11 का 1 आया कितना? 1 हासिल आया। 8 3 24 1 25, तो 25 से 12 ये हो गए। 9 चौक 36 की 6 कितने आए? 3। 9 के 9 3 12, 12 की 2 आए हासिल 1, 9 3 27 1 28, ये हो गया 2, और ये हो गया साहब 7, ये हो गया 7, ये हो गया 0, और ये हो गया 3, है ना। मतलब कि हमने मल्टीप्लाई किया तो गुणा करने पे आया है 30 77 2 अंकों के बाद दशमलव लगना है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब भागे करिए 3, अब 3 से कर दीजिए भाग यहाँ पे। तो 3 1 3, 3 1 3, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 हो गया, 17 हो गया, है ना। 3 5 15, 2 22, है ना। 3 7 21, तो कितना आ गया क्षेत्रफल बेटा? आ गया 102.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। 102.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना क्षेत्रफल आ जाएगा? कितना एरिया आ गया? एरिया कितना आ गया? आंसर में लिख देंगे कि भाई 102.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। समझ में आया ये? ठीक है। अच्छा, ये काम जो हमने गुड़ा उड़ा इधर कर लिया है ना कोने में, आप जब भी करेंगे तो किनारे में हाशिया बनाएंगे अपनी बोर्ड की कॉपी में और उस हाशिए में करेंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि पीछे वाले पेज में, कोई बात नहीं, आप यहाँ से हाशिया बना दीजिएगा उस पेज में। इतने में करते रहिएगा, जितने में आपको हाशिए में गुड़े भाग की ज़रूरत है वहीं करिएगा। एग्जामिनर देखता है कि आप सच में आपने कैलकुलेशन किया है। ठीक है, चलिएगा, आज की क्लास को यहीं रोका जाए। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो बताएं, वरना क्लास को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये? तो ये क्लास भी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, है ना, क्योंकि उन बच्चों का भी फ़ायदा होना चाहिए। सभी का फ़ायदा होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है।
चलो रोकते हैं फिर आज की क्लास को यहीं पे। कोई क्वेरी है या ख़त्म करें क्लास को? ठीक है, कल करेंगे इसके आगे कंटिन्यू। मैं वो क्वेश्चन वेरीफाई कर लूँगा एक बार उसका आंसर, है ना। वो 5 दे रहा है हमारा, 69/9 65/9 आ रहा है, तो थोड़ा डाउट भी हो रहा है क्योंकि 65/9 नहीं आना चाहिए, कोई ऐसी वैल्यू आना चाहिए जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, लेकिन हो भी सकता है कोई अगर संख्या इधर उधर होगी तो। ठीक है, चेक कर लेंगे उसे कल। ओके भाई, क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।